सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व अकेडमी में। दोस्तों, आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का जो 2019 में पेपर हुआ था उसके पूरे कंप्लीट हल को यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं। अब यहाँ पे आप समझिए कि सबसे अच्छी प्रैक्टिस मैथ में जो आपकी होती है वो आपकी होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना, क्योंकि आपको पूरे सिलेबस से जुड़े हुए प्रश्न मिल जाते हैं और जो महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं वहां से प्रश्न मिल जाते हैं। और ये प्रश्न जो है आपके परीक्षा में रिपीट भी होते हैं, डीएलएड में एग्जैक्ट क्वेश्चन तक रिपीट होते हैं। तो यहाँ से प्रश्न आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, इस पेपर से भी आपको प्रश्न मिलेंगे। तो इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा और बहुत ही अच्छे से यहाँ पे एक एक प्रश्न जो है मैं सॉल्व कराने वाला हूं, बहुत ही बेसिक से एक्सप्लेन करके, तो आप सभी को समझ में आएगा, चाहे आप हिंदी मीडियम से पढ़े हो, चाहे इंग्लिश मीडियम से, और चाहे आपने मैथ छोड़ रखा हो, तो सारी चीजें आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आने वाली हैं। ठीक है, तो इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, जिससे सभी लोग जुड़ जाएं और इस क्लास का लाभ उठा पाए। अब हम बढ़ेंगे इस क्लास में आगे, उससे पहले आप जान लीजिए कि जो आपकी नई राजन सीरीज है उसको पूरा मैंने सॉल्व करा दिया है, तो वहां से भी आप कम समय में बेहतर ढंग से प्रैक्टिस कर पाओगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मैथ के सामने एक लिंक मिल जाएगा, वो मैथ के प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां पे आपको सभी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। तो बहुत ही अच्छे से तैयारी करिए और बहुत अच्छे अंक हासिल करिए। देखिए 2019 का पेपर जो है आपका वो यहाँ पे आज हम सॉल्व करने वाले हैं और शुरू में 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। इन 5 प्रश्नों को देखिए, सही ऑप्शन चूज करने का प्रयास करिए और आपको क्या करना है, आपको कॉपी पेन लेकर के बैठना है और अपने नंबर, कितना नंबर मैं खुद से सही कर पा रहा हूं, ये प्रैक्टिस करते हुए चलिएगा और टाइम देख करके चलिएगा कितना टाइम मुझे पेपर सॉल्व करने में लग रहा है, क्योंकि 1 घंटा ही मिलेगा और उस 1 घंटे को आप 45 से 50 मिनट मान के ही चलिए। परीक्षा में थोड़ा बहुत आपको कागजी काम भी रहता है और थोड़ा बहुत आप डिस्टर्ब भी होंगे आगे पीछे, तो वो आप समझ के चलिए कि 50 ही मिनट है आपके पास और आपको ये पेपर आप मान के चलिए 40 मिनट में सॉल्व कर लेना। देखिए, 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं। अब 2 असमान परिमेय संख्याएं, जैसे कोई भी परिमेय संख्या ले लीजिए, जैसे 5/10 है, ये एक परिमेय संख्या है और एक परिमेय संख्या है 5/3। इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच अगर परिमेय संख्या आपको निकालना हो तो यहीं पे आप लिख लीजिए बटे में 1000 और ऊपर लिख दीजिए 501। अब फिर लिख दीजिए 502/1000, 504/1000, 506/1000, कुछ भी आप लिख देंगे, मतलब कि 0.5 से वैल्यू बड़ी होनी चाहिए और इसका जो मान है वह मान कितना होगा, 1.66 होगा, तो उससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी परिमेय संख्या हो और उनके बीच कितना भी जो है डिफरेंस कम हो, आप जितनी चाहेंगे उतनी परिमेय संख्याएं लिख लेंगे। ठीक है, 5004/1000 से लेकर के 9009/1000, इसी तरीके से 9999 तक, ये सभी परिमेय संख्या क्या है, इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नांकित कथनों में सत्य कथन है, एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से, अब कोई धनात्मक पूर्णांक है जैसे 3 का धनात्मक योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 3 एक धनात्मक पूर्णांक है और इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, वह संख्या जिसको 3 में जोड़ दिया जाए तो मान 0 हो जाए, यानी कि 3 का योगात्मक प्रतिलोम -3 होगा। अब बोल रहा कि एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम, एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, यानी कि 3 बड़ा है -3 से, तो बिल्कुल सही कह रहा है। इसी तरीके से कोई भी धनात्मक पूर्णांक आप लेंगे
वो उसका जो योगात्मक प्रतिलोम आएगा वह नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव से हमेशा पॉजिटिव संख्या बड़ी ही होगी, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक, अब इसके बाद दूसरा देखिए, एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, तो नहीं। जैसे एक ऋणात्मक पूर्णांक यहीं पे ले लीजिए -4, और -4 को बोल रहा है कि अपने योगात्मक प्रतिलोम, -4 का योगात्मक प्रतिलोम 4 होगा, और -4 बड़ा है कह रहा है 4 से, तो ये नहीं है, बड़ा नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। शून्य एक पूर्णांक नहीं है, तो शून्य एक पूर्णांक होता है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। और ऋण 17 बड़ा है ऋण 5 से, ये भी गलत है। ऋणात्मक में संख्या जितनी छोटी होती है उतनी ही बड़ी होती है। जैसे धनात्मक में 17 बड़ा होता है 5 से, ये तो सबको पता है, लेकिन यहीं पे अगर ऋण लग जाए तो ऋण 17 छोटा होता है ऋण 5 से। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 3 है, 21 की अनुवर्ती संख्या है। अब यहाँ पे आप अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे या अगर समझने में गलती हो गया आपको, तो ये प्रश्न आप गलत कर बैठेंगे। अब देखिए, अनुवर्ती संख्या, किसी भी संख्या की अनुवर्ती संख्या क्या होती है? अनुवर्ती बोले, उत्तरवर्ती बोले, तो इसका मतलब यही होता है कि उस संख्या के तुरंत बाद आने वाली संख्या। तो 21 के बाद आने वाली संख्या क्या है? 22 है। अब क्या बोला है यहाँ पे? 21 की अनुवर्ती 21 का अनुवर्ती जो आए, कितना आएगा? 21 में एक जोड़ेंगे 22। अब इस 22 की अनुवर्ती पूछ रहा है, तो 22 की अनुवर्ती क्या हो जाएगा? 22 + 1 23। तो यहाँ पे उत्तर हमारा क्या होगा? 23। ऑप्शन डी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 की अनुवर्ती 22 हो गया, और 22 की अनुवर्ती कितना हो जाएगा? 23। अनुवर्ती लिखा रहे, उत्तरवर्ती लिखा रहे, इसका मतलब सेम ही होता है। ठीक है, और जो किसी संख्या से पहले आने वाली संख्या होती है उसे पूर्ववर्ती बोलते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4 है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। यदि इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर है तो दूसरी भुजा की माप होगी। अब एक आयताकार मैदान है, आयत में क्या होता है? लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, और आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, यानी लंबाई लंबाई के बराबर, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल ये होता है, आपको पता है, आपको लंबाई गुणे चौड़ाई, यही होता है। और यहाँ पे क्या बोला है? आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर। अब सबसे पहले समझिए हेक्टेयर होता क्या है। एक हेक्टेयर होता है 10,000 वर्ग मीटर, यानी कि अगर 100 मीटर लंबाई और 100 मीटर चौड़ाई का एक वर्ग है, तो उसका जो क्षेत्रफल होता है उसको हम कहते हैं 1 हेक्टेयर। ठीक, 100 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा। ठीक, अब समझिए कि 1 हेक्टेयर हो गया 10,000 वर्ग मीटर, तो 0.5 हेक्टेयर कितना हो जाएगा? 0.5 हेक्टेयर माने कितना? आधा, 1/2 हेक्टेयर। 0.5 हेक्टेयर माने आधा हेक्टेयर, और 1 हेक्टेयर में 10,000, तो आधे हेक्टेयर में कितना हो जाएगा? 5,000 वर्ग मीटर। अब हमको पता चल गया क्षेत्रफल वर्ग मीटर में, और एक भुजा पता है मीटर में, तो दूसरी भुजा भी हम मीटर में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल दिया गया है 5,000 वर्ग मीटर, एक भुजा दिया गया 125, दूसरी भुजा मान लेते हैं b है, तो b बराबर हो जाएगा 5,000 बटे 125। 125 से 500 को काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, और बचा 0, यानी कि b का जो मान आ जाएगा वह आ जाएगा 40 मीटर, यानी कि यह लंबाई ही था 125 मीटर और 40 मीटर चौड़ाई हो जाएगा। ऑप्शन सी जो हो जाएगा 40 मीटर, यह बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, 1 घन मीटर बराबर है, 1 घन मीटर बराबर। अब घन मीटर दिया है, और यहाँ पे देखिए घन सेमी दिया है, यहाँ लीटर दिया है, यहाँ लीटर दिया है, यहाँ भी लीटर दिया है। तो अब सबसे पहले समझिए घन मीटर और लीटर में क्या संबंध होता है। अब कहीं संबंध आपको पकड़ में आएगा। देखिए, जो सबसे सिंपल है याद करना, मैंने आपको बार बार बताया है कि एक घन इमेजिन करिए। घन क्या होता है? लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सेम होती है। तो इस तरीके से एक बॉक्स इमेजिन करिए जिसकी जो
जो घन की भुजा 10 सेमी हो, तो 10 सेंटीमीटर लंबाई, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई और 10 सेंटीमीटर गहराई, इस तरीके से घनाकार बॉक्स रहेगा। और उसको मान लेते हैं वो ऊपर से मतलब पूरा खाली है, उसमें 1 लीटर पानी आएगा। समझ रहे हैं? स्केल आप 15 सेंटीमीटर वाला समझते हैं, 10 सेंटीमीटर लगभग इतना होता है। तो यहां से याद रखिएगा 1 लीटर में लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, 10 गुणे 10 गुणे 10 कितना, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर में होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। कोई भी 1 लीटर का पात्र आप देखिए तो उसका माप लगभग यही होता है, 10 गुणे 10 गुणे 10। ठीक है, घन जो है 10 सेंटीमीटर का घन याद रखिए, उसका जो आयतन होता है वह 1 लीटर के बराबर होता है। अब बात आप समझ गए हैं। अब ये रिलेशन आपको हमेशा याद रहेगा। और एक रिलेशन जो आपको पहले से पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक, तो अब समझिए जब हमको निकालना है 1 घन मीटर में, यानी कि 1 घन का मतलब क्या होता है, क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब में हमको निकालना है। अब देखिए 1 मीटर क्यूब को क्या लिख सकते हैं, मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो 1 गुणे जहां मीटर लिखा है वहां लिख दीजिए 100 सेंटीमीटर, और ये क्यूब तो रहेगा ही रहेगा। ठीक, मीटर का क्यूब था तो मीटर की जगह हमने 100 सेंटीमीटर का क्यूब कर दिया। अब 1 का गुणा करेंगे तो कोई मान परिवर्तन होगा नहीं, और 100 का 3 बार गुणा और सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अब सेंटीमीटर क्यूब यहां पे आपको मिल गया है, और ये कितना हो जाएगा, 1 के आगे 6 शून्य, क्योंकि 2 शून्य का 3 बार गुणा है तो 1 के आगे 6 शून्य और सेंटीमीटर क्यूब, या इसी को घन सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। और यहां पे देखिए हमारा जो मान आ रहा है वो देखिए 1000 घन सेमी। अब इसी को चाहे तो यहाँ पे घन सेमी भी, तो ये घन सेमी में ही लिखा है, तो 1000 घन सेमी तो ये है नहीं। ये कितना है, ये आपका है 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 10 लाख घन सेमी। अब इसके बाद यहां पे आप समझिए कि इस सेमी, घन सेमी को अगर हम लीटर में बदलना चाहें तो क्या कर देंगे, 1000 से भाग कर देंगे तो ये लीटर में बदल जाएगा। अब 1000 से भाग करेंगे तो ऊपर है सेंटीमीटर क्यूब और नीचे भी है सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब कट गया, 3 जीरो 3 जीरो कट गया, बचा क्या, 1000 लीटर। यानी कि 1 घन मीटर में कितना लीटर होगा, 1000 लीटर। ऑप्शन डी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से पांचों बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पे आपने देख लिया। उम्मीद है कि पांचों प्रश्न आपने सही कर लिए होंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं, अब इसके बाद देखिए अतिलघुत्तरीय प्रश्न है ये, और यहाँ पे अति रहेगा। ठीक है, अतिलघुत्तरीय प्रश्न है ये। अतिलघुत्तरीय प्रश्नों में जो आपकी परीक्षा में पूछे गए थे, अब 6 अतिलघुत्तरीय प्रश्न इसके बाद लगातार आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये लघुत्तरी लिखा गया है, ये अतिलघुत्तरी है, इसको समझ लीजिएगा। अब 6 अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को देखिए, यहाँ पे ये भी आपके 1-1 नंबर के प्रश्न है। देखिए, 2 परिमेय संख्याओं का योगफल ऋण 1/3 है, यदि उनमें से एक संख्या ऋण 5/18 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब बोल रहा है कि 2 परिमेय संख्याओं का योगफल ऋण 1/3 के बराबर है, तो ऋण 1/3 हमने दिखा दिया, और एक संख्या बोला ऋण 5/18 है, और दूसरी का मान आपको निकालना है। तो दूसरा हमने मान लिया, माना x है, दूसरे का मान माना x है, तो ऋण 5/18 धन x दोनों का योगफल किसके बराबर आना चाहिए, ऋण 1/3 के। तो यही हमने दिखा दिया समीकरण के माध्यम से। अब ऋण 5/18 को इधर भेजेंगे तो ये इधर धन 5/18 हो जाएगा, ऋण उधर जाता धन हो जाता है। अब हर समान कर लीजिए, हर समान करेंगे तो 18 आ जाएगा, 3 छक 18, तो 6 का ऊपर गुणा होगा -1 में, और धन 5। अब सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा ऋण 6 धन 5/18, अंश में कितना आएगा, ऋण 1/18, यानी x का जो मान हो जाएगा ऋण 1/18। जो दूसरा भिन्न होगा उसका मान क्या होगा, जो दूसरी संख्या होगी वह होगी ऋण 1/18। ये आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद देखिए तो संख्या 7 है, एक वर्गाकार खेत की भुजा 3x धन 17 मीटर है,
खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए x बराबर ऋण 3। अब यहाँ पे x का मान दिया गया है और खेत की भुजा आपको एक बीजीय व्यंजक के रूप में दी गई है। तो खेत की भुजा हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। खेत की भुजा कितना है 3x + 17 और x का मान -3, तो 3 गुणे x की जगह -3 रख दीजिए धन 17। तो कितना हो जाएगा 3 का गुणा -3 में, तो -9 धन 17। तो ये मान कितना आ जाएगा 8 के बराबर। खेत की भुजा कितनी आ गई 8 मीटर। तो 8 मीटर ये खेत की भुजा हमको मिल गई। इसके बाद देखिए, इसके बाद आप देखेंगे क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो वर्गाकार है, खेत कैसा है वर्गाकार है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। ये हो जाएगा भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो 64 वर्ग मीटर ये उत्तर आ जाएगा। क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 64 वर्ग मीटर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या 8, समीकरण 12/5 बराबर 2/5 धन 2x/5 में x का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सरल है ये, इसको बस हमको क्या करना है, देखिए 2/5 है, इधर ले आएंगे ऋण 2/5 हो जाएगा और उधर बचा है 2x/5। अब इसके बाद देखिए पूरे का हर समान है, तो सीधे सीधे अब क्या हो जाएगा अंश में लिख लीजिए, घटा लीजिए, और 2x/5 ये कितना हो जाएगा 10/5 और 2x/5। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे अब आप क्या कर सकते हैं, 5 को इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 10/5। यहाँ भाग में था, इधर आएगा गुणे में हो जाएगा, बराबर 2x के 5 से 5 कट गया, 2x बराबर 10, 2x बराबर 10 मिल गया, x बराबर कितना मिल गया 5, यानी x का जो मान आ जाएगा वह कितना आ जाएगा 5। इसके बाद देखिए अति लघु उत्तरीय में ही ये भी है, प्रश्न संख्या 9 आपका 114, 380, 133 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो मासा यहाँ पे निकालना है, तो दो विधियां होती है, गुणनखंड कर लीजिए, या तो इन तीनों का गुणनखंड करिए या फिर इनका भाग विधि से आप निकाल लीजिए। तो भाग विधि से निकालने के लिए सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखिए, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर सबसे बड़ी संख्या, और पहले दो संख्याओं में सबसे छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग दे दीजिए। तो 114 से 133 में भाग देंगे, एक बार जाएगा 114। अब बचा कितना, यहाँ पे बच गया 9 और यहाँ पे बच गया 1, 19 बच गया यहाँ पे। अब इसके बाद समझिए कि 19 जो बच गया, जो शेषफल बच जाता है, जहां पे शेषफल बचा है वहां पे जो भाजक है जिससे भाग दिया जा रहा है, अब इसी जिससे भाग दिया गया था अब उसमें भाग दिया जाएगा जो शेषफल बचा है उससे। तो 114 में भाग जाएगा 19 से, तो देखिए कितनी बार जाएगा 19 से भाग ले जाएंगे यहाँ पे, ये जाएगा कितना 6 बार। तो देखिए 19 छक 114 ही हो जाता है, तो ये पूरा पूरा यहाँ पे कट जाएगा। ठीक, तो 6 बार में पूरा पूरा कट गया, यानी कि अब जहां पे पूरा पूरा कट जाता है वही हमारा क्या हो जाता है मासा हो जाता है। तो 114 और 133 का मासा कितना हो गया 19। लेकिन एक संख्या भी हमारा बचा है 380। तो अब जो इन दोनों संख्याओं का मासा आ गया उसका, और जो तीसरी संख्या बची है उसका हम मासा लेंगे, का मासा। ठीक, तो 19 से भाग करेंगे उसी तरीके से 380 में, तो 2 बार में 38 और 0, तो ये 20 बार में पूरा कट जाएगा। और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको जब पूरा कट गया तो ये 19 क्या हो गया 19 और 380 का मासा हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए इन दोनों का भी मासा 19 और इसका भी मासा 19, तो ये कॉमन हो जाएगा 19। इस तरीके से ये तीनों का मासा हो जाएगा। अतः यहां से लिख सकते हैं, अतः 114, 380 और 133 का मासा 19 होगा। ठीक, तो इस तरीके से ये आपको मासा इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। जब भाग विधि से अगर लिखा रहेगा प्रश्न में तो केवल भाग विधि प्रयोग करेंगे आप,
और अगर गुणनखंड लिखा है तो गुणनखंड से निकालेंगे। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10 है, पार्श्वकृत चित्र में यदि AC बराबर BD तथा BC बराबर AD है, AC बराबर BD और BC बराबर AD, तो निम्नांकित कथनों में कौन सा सत्य है? अब आप समझिए कि एक भुजा AB जो है ये दोनों त्रिभुजों में कॉमन है और दो भुजाएं और जो हैं वो बराबर हैं। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में ये जो त्रिभुज है आपका त्रिभुज ABC, देखिए लिखा है त्रिभुज ABC, और अब तीनों भुजा, जब तीन भुजा बराबर मिल गई तो हमको पता है कि सर्वांगसम होगा, लेकिन किसके होगा? हम देखेंगे भुजाओं का चक्र। देखिए A से B, तो A से B, अब A से B किसके बराबर है? A से B लिख सकते हैं या B से A लिख सकते हैं? अब देखिए A से B लिख सकते हैं या B से A लिख सकते हैं। तो ये दो त्रिभुज BD नहीं होगा। क्यों? क्योंकि समान संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो AB के बराबर कैसे आना चाहिए? AB होगा या BD ही होगा। अब इसके बाद समझिए, फिर आ रही है भुजा BC, फिर आ रही है भुजा B और C, ये बड़ी वाली भुजा। तो यानी कि BA और AD, ये वाला, ठीक है। जैसे यहाँ पे AB पहला है और BC दूसरा है, वैसे ही यहाँ पे BA पहला है और AD दूसरा है, और तीसरी भुजा वही CA हो जाएगी, ठीक। तो इस तरीके से ये हमारा सही होगा त्रिभुज BAD। जो त्रिभुज AB सर्वांगसम किसके होगा? त्रिभुज BAD के। इस तरीके से ये सर्वांगसमता यहां पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 11। ये भी आपका अतिलघुत्तरी का प्रश्न है और ये लास्ट प्रश्न होता है अतिलघुत्तरी का। प्रश्न संख्या 11 है, ब्रैकेट के सामने माइनस लगा है, -4 -17 प्लस ब्रैकेट में 10 इंटू 3 हो रहा है, तो गुणा कर लेंगे तो 30 हो जाएगा और -5, और यहाँ पे -4 में से 17 घटेगा तो कितना बच जाएगा? ये -13, धन 30 और -5, ब्रैकेट हट जाएगा। अब माइनस का गुणा माइनस में तो प्लस हो जाएगा, +13 धन 30 -5। अब 13 और 30 जोड़ दीजिए, 43 हो जाएगा, -5 तो कितना आ जाएगा? 38। उत्तर कितना आ जाएगा? 38। तो यहाँ पे आपके ये अतिलघुत्तरी प्रश्न भी खत्म हो गए, समाप्त हो गए। कितना अतिलघुत्तरी सही हुआ ये भी आप जोड़ के रखिएगा। इसके बाद देखिए लघुत्तरीय प्रश्न शुरू है। अब अतिलघुत्तरी अब लिखा हुआ है, तो अब देखिए लघुत्तरीय प्रश्न शुरू है प्रश्न संख्या 12 से। अब 2-2 नंबर के प्रश्न हैं आपके, और ये 12 से लेकर के 18 तक रहेंगे आपके। 7 प्रश्न आपको मिलेंगे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है। क्या बोल रहा है? एक भिन्न। अब भिन्न में क्या होता है? अंश और हर होता है, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है, तो हर का मान एक अधिक है और अंश तथा हर दोनों में से एक घटाने पर भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। अब यहीं पे हम मान लेते हैं कि माना भिन्न का अंश x है, तो भिन्न क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा आपका, अंश में लिख दीजिए x, और भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है, तो हर में x में एक जोड़ दीजिए, तो अंश में जो है आपका ये आ गया x, और हर में x + 1 एक अधिक है क्योंकि हर, तो ये हो गया आपका भिन्न x बटे x धन 1। अब इसके बाद बोल रहा है अंश तथा हर दोनों में से एक घटाने पर भिन्न का मान 1/2 हो जा रहा है। तो जो हमारा भिन्न है उसके अंश में से एक घटा दीजिए, ये हो गया, और हर में से एक घटाएंगे तो x + 1 में से घटाएंगे 1, ठीक है। ये आपका ब्रैकेट है। x + 1 में से 1 आप घटाओगे, क्योंकि हर क्या है आपका x + 1 है, और ये बराबर किसके हो जा रहा है? मान बता रहा है 1/2 के बराबर हो जा रहा है। अब देखिए अंश में
x माइनस वन, और हर में x प्लस वन माइनस वन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ब्रैकेट खुलेगा, एक घट जाएगा और बटे एक बटे दो। अब यहाँ क्या करिए, तिर्यक गुणा कर लीजिए। यहाँ हर का गुणा इधर अंश में हो जाएगा और इधर अंश का गुणा इधर हर में हो जाएगा। ठीक, तो अब जब तिर्यक गुणा कर लेंगे तो दो का गुणा इधर कर लीजिए x माइनस वन में, और x का गुणा इधर एक में, x गुणे एक, तो ये हो जाएगा 2x माइनस दो बराबर x, और x को इधर ले आइए तो 2x माइनस एक्स बराबर माइनस दो उधर जाएगा, धन दो हो जाएगा, शून्य में जुड़ेगा तो दो मिल जाएगा, और ये हो गया x बराबर दो। यानी कि अंश का मान कितना आ गया, दो। अंश का मान आ गया दो और हर का मान दो धन एक यानी कि तीन, यानी कि भिन्न हमारा कितना आ गया, दो बटे तीन, ये हमारे भिन्न का मान हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से बहुत ही आसान था, बस आपको मानना आना चाहिए और प्रश्न को समझ करके ये समीकरण बनाना आना चाहिए। ठीक, इसके बाद देखिए, ये भी आपका लघुत्तरीय प्रश्न ही है, आगे लघुत्तरीय ही है सारे। ठीक, प्रश्न संख्या 13 है, संख्याओं का अंतर 14 है, बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के दो गुने से दो कम है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि संख्याओं का अंतर 14 है, यानी कि दो संख्याओं की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 14 है। बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के दो गुने से दो कम है, दोनों संख्याएं यहाँ पे आपको ज्ञात करना है। अब फिर यहाँ पे आपको मानना है, देखिए माना पहली संख्या x है, माना पहली संख्या क्या है, x है। पहली संख्या मान लिया x है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, जब संख्याओं का अंतर बता रहा है 14 है, तो x में से 14 घटाने पर हमको दूसरी संख्या मिल जानी चाहिए, क्योंकि दोनों का अंतर 14 है। हमने मान लिया एक ये बड़ी संख्या क्या है, x है, तो जब अंतर 14 का है, जैसे एक संख्या 20 है और दूसरी 34 है, तो अब 34 अगर हमने एक संख्या 34 बड़ी वाली मान ली, तो इसमें से 14 घटाने पे दूसरी वाली संख्या मिल जानी चाहिए, यानी कि x माना था, तो ये 20 कैसे प्राप्त होगा, x माइनस 14 से, तो यानी कि दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो दूसरी संख्या x माइनस 14 होगी, क्योंकि दोनों संख्याओं का अंतर क्या है, 14 है। ठीक है, ये आपने यहां से जान लिया। अब इसके बाद देखिए, अब क्या कह रहा प्रश्न में कि बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के दो गुने से दो कम है, यानी कि बड़ी संख्या का आधा ये बराबर है किसके, जो छोटी वाली संख्या है के दो गुने से दो कम, तो x माइनस 14 का दो गुना कर दीजिए, यानी इसमें दो से गुणा कर दीजिए और इसमें दो घटा दीजिए, दो गुने से दो कम। तो यही समीकरण आपको बनाना था। सबसे महत्वपूर्ण मानना और ये बनाना ही है, इसके बाद सॉल्व तो आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, पहली संख्या माना x, दूसरी संख्या हो जाएगी x माइनस 14। अब जैसा प्रश्न में कहा गया है कि बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के दो गुने से दो कम है, तो बड़ी संख्या के आधे को हमने बराबर दिखा दिया छोटी संख्या के दो गुने से दो कम। अब आगे सॉल्व करिए, x बटे दो बराबर दो का गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा 2x माइनस 28 और ये माइनस दो है। हम x बटे दो बराबर 2x माइनस 30 और इसके बाद अब x को एक तरफ रखिए और संख्या को एक तरफ, तो माइनस 30 इधर आएगा, धन 30 हो जाएगा और ये माइनस दो बटे एक्स बटे दो इधर जाएगा तो माइनस दो बटे एक्स माइनस एक्स बटे दो हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए दो यहाँ पे हर समान कर लीजिए तो पूरे के बटे दो मिल जाएगा और दो का गुणा हो जाएगा ऊपर 4x माइनस एक्स बराबर किसके है 30 के, तो 3x बटे दो बराबर 30, दो का गुणा कर दीजिए और 3 से भाग कर दीजिए। x का मान निकालने के लिए 2 से गुणा और 3 इधर है भाग होगा, 3 से काटिए 30 को 10 बार में कट जाएगा। x का मान कितना आ गया 20, यानी कि बड़ी संख्या 20 हो जाएगी, यानी कि एक संख्या 20 होगी और दूसरी संख्या क्या होगी 6। ठीक है,
तो बड़ी वाली संख्या का आधा 10 है और दूसरे का दूना कर दीजिए, 6 का दूना 12, 12 में से 2 घटाइए कितना आ जाएगा 10। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे आप समझ गए इस प्रश्न को भी बहुत आसानी से। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्या 14, ये भी लघु उत्तरी। किसी परीक्षा में 22 परीक्षार्थियों के गणित के विषय में प्राप्तांक का विवरण निम्नवत है। अब 10-10 के वर्ग विस्तार में आंकड़ों को विभाजित कर बारंबारता सारणी बनाइए। अब बारंबारता सारणी क्या होती है? बारंबारता सारणी होती है कि जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक संख्या कोई ले लीजिए, यहाँ पे आपको 88 यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, तो 88 2 बार आया है, हो सकता है एक आध बार और आया हो, तो जितनी बार आया है वही उस संख्या की बारंबारता हो जाती है। 2 बार आया रहेगा तो 2 हो जाएगी, 3 बार आया रहेगा तो 3 हो जाएगी। ठीक, एक बार आएगा तो 1 हो जाएगी, 10 बार आएगा तो 10 हो जाएगी। ठीक, तो अब 10-10 का वर्ग अंतराल लेते हुए यहाँ पे हमको बारंबारता सारणी बनानी है। तो सबसे पहले अपने सहूलियत के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इन संख्याओं को एक बार क्रम में लिख लेंगे, जो संख्या जितनी बार आई है, और सबसे छोटी संख्या सबसे पहली लिख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए सबसे छोटी संख्या यहाँ पे देखिए जिसका दहाई का अंक सबसे छोटा है वो है 4 और ये है 48। ठीक, सबसे छोटी संख्या क्या है 48, ये हमने लिख लिया। इसके बाद देखिए 48 के बाद आपको दिख रहा है 50, 50 2 बार दिख रहा है, 50 2 बार दिख रहा है, तो 50 को यहाँ पे 2 बार लिख लिया हमने। इसके बाद देखिए 50 एक बार और है, 3 बार लिख लिया। अब देखिए 50 के बाद 51 नहीं दिख रहा है, 52 ही दिख रहा है हमको। और 52 कितनी बार? एक बार, और 52 जो है एक ही बार आया, तो 52। इसके बाद देखिए 54 दिख रहा है, 54 एक बार, 2 बार, 2 बार 54 लिख लीजिए। इसके बाद देखिए 55 है क्या? 55, ये देखिए 50 हमने यहाँ पे 2 ही बार लिखा है, जबकि 50 कितनी बार आया है? 3 बार। तो यहाँ पे एक बार 50 और बढ़ा देते हैं, 48 कामा 50 कामा 50 कामा 50, तो 50 हमारा 3 बार हो गया, और 52 एक बार, 54 2 बार। अब इसके बाद देखते हैं 54 के बाद क्या 55 कहीं आया है? हाँ, यहाँ पे 55 दिख रहा है, और कहीं पे 55 दिख रहा है, और कहीं पे नहीं दिख रहा है, तो 55 एक बार। इसके बाद देखिए क्या आएगा 56, 56 यहाँ पे दिख रहा है, और 56 और कहीं पे नहीं दिख रहा है, तो ये 56 हो गया। इसके बाद देखिए 57। अब देखिए इस तरीके से यहाँ पे एक बार क्रम से आपको संख्याओं को लिख लेना है। जैसे सबसे छोटी संख्या 48 है, तो 48 एक बार लिख लिया, और 50 जो है 4 बार आता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, 1 2 3 और 4, तो 4 बार 50 लिख दिया। 52 एक बार आ रहा है, 54 इस तरीके से 2 बार आ रहा है, तो इस तरीके से सभी संख्याओं को लिख लिया हमने। देखा संख्याएं 48 से 88 तक आ रही हैं, और हमको 10-10 का वर्ग विस्तार करना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं वर्ग अंतराल। अब 48 है सबसे पहली संख्या, तो हम 40 से शुरू करके 50, फिर 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 88 है, तो ये इसमें आ ही जाएगा। अब इसके बाद देखिए बारंबारता लिखिए, बारंबारता। तो बारंबारता यहाँ पे आपका सभी संख्याओं को आपको लिखना है। तो देखिए 48, अब यहाँ पे 40 को हम कंसीडर करेंगे, 40 41 से लेकर के 49 तक लेंगे, 50 को नहीं लेंगे, तो यहाँ पे बारंबारता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और अगर 50 को लेते हैं तो बारंबारता कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। फिर हम 50 को यहाँ ना कंसीडर करके अगर यहाँ ले रहे हैं तो यहाँ 50 को नहीं गिनेंगे, ठीक है, और अगर यहाँ नहीं गिन रहे हैं तो यहाँ गिनेंगे। ठीक, तो अब 50 को यहाँ ना गिन करके हम यहाँ गिनते हैं, तो ये 5 संख्याएं 4 बार 50 और 52 54 56,
ये सब इसी में आ जाएगा। तो 4 5 6 7 8, ठीक। तो ये बारंबारता यहाँ कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। इसकी 1 हुई, इसकी 8 हुई। अब इसके बाद देखिए 60, क्या 60 आ रहा है, नहीं। 60 के बाद 61 नहीं, 62 नहीं, 63 नहीं, 64 नहीं, 65 66 आ रहा है। 66 2 बार, और 67 जो है 5 बार आ रहा है। तो 2 और 5 7, इसकी बारंबारता 7 हो जाएगी। 70 से 80 को देखिए तो 70 नहीं, 71 नहीं, सीधे 78 आ रहा है, वो भी एक बार आ रहा है। उसके बाद सीधे 82 आ रहा है, और सब जो है इसके बाद इसमें आएंगे। 82 83 और 2 बार 88, तो बारंबारता कितनी हो गई, 4। तो ये वर्गों की बारंबारताएं हो गई। और यहाँ पे जोड़ेंगे तो 9 और 7, ये कितना हो जाएगा, 16 17 और 4 21। एक कोई छूट रहा है यहाँ पे, क्योंकि 22 परीक्षार्थियों का यहाँ पे अंक दिया गया है। यहाँ पे देखिए एक संख्या 55 छूटी है, तो यहाँ पे आप 54 और 56 के बीच में 55 लिख लीजिएगा, और 50 से 60 के बीच में एक बारंबारता और बढ़ जाएगी आपकी। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 9, ठीक। तो इस तरीके से बारंबारता का योग आप करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 22 मिल जाएगा। जिन 22 परीक्षार्थियों का यहाँ पे आपको दिया हुआ था, उन सभी का यहाँ पे आपने वर्ग अंतराल बारंबारता सारणी यहाँ पे बना दी है, ठीक। तो इस तरीके से ये सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 15 है, 8y प्लस 3x का होल क्यूब माइनस 3x माइनस 8y का होल क्यूब सरल कीजिए। तो यहाँ पे कुछ नहीं, a प्लस बी का होल क्यूब, ये कितना होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ये फॉर्मूला, और a माइनस बी का होल क्यूब, ये दो फॉर्मूले लगने हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ये a प्लस बी होता है, और यहाँ ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे सब कुछ प्लस में है, और यहाँ पे जो b वाले पद हैं वो नेगेटिव हैं, ठीक। तो अब इसके बाद समझिए कि यहाँ पे इन दोनों को सरल करिए। तो a प्लस बी का होल क्यूब लगाइए, यहाँ a की जगह है 8y और b की जगह है 3x, ठीक है। अब यहाँ पे आसानी के लिए अगर आप चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको इस तरह लिख दीजिए, 3x प्लस 8y। 8y प्लस 3x को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x प्लस 8y का होल क्यूब माइनस 3x माइनस 8y का होल क्यूब, ठीक। अब इसके बाद दोनों फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 3x का क्यूब, 3x का होल क्यूब प्लस 8y का होल क्यूब माइनस 3 इंटू a है 3x, b है 8y, और ब्रैकेट में 3x माइनस नहीं प्लस होगा, 3x प्लस 8y। अब यहाँ पे आएगा माइनस। अब माइनस पहले से है तो एक ब्रैकेट और लगा लीजिए, ठीक है। जहां पे माइनस ज्यादा होता दिखे वहां पे ब्रैकेट लगा दिया करिए। 3x क्यूब माइनस 8y का होल क्यूब माइनस 3ab 3x इंटू 8y, और ब्रैकेट में 3x माइनस 8y, और ये मझला ब्रैकेट बंद। इसके बाद अब सॉल्व करिए। तो 3x क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 3 का 3 बार गुणा 27, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27 एक्स क्यूब, और ये हो जाएगा 3 और 8 का क्यूब करेंगे तो 512 वाई क्यूब, और यहाँ पे 3 त्रिका 9 और 9 अट्ठे 72, 72 एक्स वाई, और 3x प्लस 8y माइनस, ये हो जाएगा ब्रैकेट में 27x क्यूब माइनस 512y क्यूब, और माइनस 72xy, और 3x माइनस 8y। अब इसके बाद देखिए ये 27x क्यूब प्लस 512y क्यूब प्लस 72xy गुणे है 3x
और धन 72xy गुणे है 8y। फिर इसके बाद अब जो है ब्रैकेट खोलिए तो -27x³ प्लस 512y³ और ये प्लस हो जाएगा 72xy और माइनस का गुणा माइनस में प्लस और 3x में गुणा तो गुणे 3x। और देखिए माइनस का गुणा माइनस में प्लस फिर माइनस का गुणा तो माइनस 72xy गुणे 8y ये हो जाएगा। इसके बाद 27x³ और -27x³ ये कट जाएगा और इसके बाद 512 और 512 ये हो जाएगा 1024y³ और इसके बाद देखिए ये 72xy गुणे 3x प्लस में और ये भी 72xy गुणे 3x ये भी प्लस में, तो ये दो गुना कर दीजिए तो 2 गुणे 72xy गुणे 3x, तो दो गुना करेंगे तो 2 इंटू 72xy इंटू 3x प्लस अब यहाँ पे देखेंगे आप तो क्या बचा है, यहाँ पे बचा है 72xy गुणे 8y और यहाँ पे 72xy गुणे 8y नेगेटिव में बचा है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है कट जाएगा। एक बार एक लाइन गुणा भी आप कर लीजिएगा, मैं कर नहीं रहा हूं, ठीक है। अब तो ये हो जाएगा आपका 1024y³, 2 का गुणा कर लीजिए और 3 का, तो ये 6 और 6 का गुणा करिए 72 में तो 6 दूनी 12 हासिल लगा 1 और 7 छक 42 और 1 43 और x का गुणा x में हो जाएगा x स्क्वायर 432 x स्क्वायर y, ये आपका उत्तर हो जाएगा। उत्तर मिला लीजिए, ठीक है। इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 16 है 30 मीटर तथा 15 मीटर 30 मीटर लंबा होगा, यहाँ पे लंबाई 15 मीटर चौड़ा है, कुछ छूटा हुआ है यहाँ पे। यदि इस मैदान पर 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई तो ज्ञात कीजिए कि इस मैदान पर कुल कितने लीटर पानी गिरा है, ठीक है। एक मैदान बताया गया जिसकी लंबाई चौड़ाई बताई गई, ठीक है, और उस पे बताया गया कि 5 सेंटीमीटर की वर्षा हुई है, ठीक। तो अब लीटर में पानी निकालना है तो सबसे पहले इस पानी का आयतन हम निकाल लेते हैं। और आयतन हम निकालेंगे कैसे, जैसे देखिए लंबाई चौड़ाई में और भरता जाएगा तो लेवल उठता जाएगा, तो ये हमारी ऊंचाई हो जाएगी। जितना लेवल पानी गिरा है 5 सेंटीमीटर, तो पहले इस 5 सेंटीमीटर को हम बदल लेते हैं मीटर में, तो 100 से भाग होगा तो 0.05 मीटर ये हो जाएगा। अब आयतन निकालिए, तो आयतन क्या होता है, आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई 30 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर, ऊंचाई 0.05 मीटर और ये अब गुणा कर लीजिए तो देखिए 15 तिया 45 450 गुणे 0.05, शून्य से गुणा करेंगे एक जो है स्थान दशमलव खिसक जाएगा तो कितना बचेगा 0.5 और 45 गुणे हाफ, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.5 का गुणा होकर के 22.5 मीटर क्यूब। ये मीटर क्यूब में आपका आ जाएगा और इसको आपको बदलना है लीटर में। तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। अगर 1 मीटर लंबाई 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचाई का घन है आपके पास, अगर खाली है तो उसमें 1000 लीटर पानी आता है, तो 1000 से गुणा कर दीजिए तो ये लीटर में बदल जाएगा, तो गुणे 1000 लीटर लिख सकते हैं। 1000 का गुणा होगा तो ये 22,500 लीटर आ जाएगा, ठीक। तो ये उत्तर हो जाएगा आपका 22,500। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 17 है एक घनाभ की लंबाई 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है। घनाभ का आयतन घन मीटर में ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान है, घनाभ का आयतन जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होती है। अब लंबाई ये जो है 80 सेंटीमीटर है तो 0.8 मीटर लिख सकते हैं। इसी को चौड़ाई 40 सेंटीमीटर है तो 0.4 मीटर और ऊंचाई जो 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है ये हो जाएगा 1.2 मीटर। अब गुणा कर लीजिए तो 8 चौक 32 और 2 स्थान पे दशमलव तो 0.32 और 1.2। अब गुणा कर लीजिए 12 दूनी 24 के 4 हासिल लगा 2 और 12 तिया 36
और 2 कितना हो जाएगा 38, और यहाँ पे 3 स्थान पे दशमलव, तो 0.384 मीटर क्यूब या घन मीटर ये आपका आयतन आ जाएगा इस घनाभ का। देखिए प्रश्न क्या 18 है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है 2x² प्लस 8x³ प्लस 11x माइनस 12 ब्रैकेट क्लोज, फिर दूसरे ब्रैकेट में इसी तरह लिखा है, फिर माइनस तीसरे ब्रैकेट में इसी तरह लिखा है और सरल करना है। तो सिंपली क्या करना है यहाँ पे, ये देखिए ब्रैकेट के अंदर कुछ सॉल्व नहीं होगा, पहले जो बड़ी घात है उसको लिख लेते हैं 8x³, फिर ये प्लस 2x² है प्लस 11x माइनस 12, और ब्रैकेट में देखिए अब कुछ आपस में सॉल्व नहीं होगा तो ब्रैकेट खोल के ही सॉल्व होगा। अब देखिए माइनस ब्रैकेट के बाहर लगा तो सभी में माइनस का गुणा होगा, यहाँ पे तो ये हो जाएगा माइनस 5x² प्लस 2x माइनस 13x³ प्लस 2x, और फिर माइनस का गुणा यहाँ होगा तो हो जाएगा प्लस 4, और ये माइनस 2x, और ये प्लस 3x², और ये प्लस 5x³। अब खोल दिया है पूरा हमने यहाँ पे इसको। अब देखिए 8x³ है यहाँ पे क्यूब वाला 13x³ ये है, और ये 5x³ है, तो 8x³ और 5x³ कितना हो जाएगा 13x³ और माइनस 13x³, ये तीनों आपस में कट गए क्यूब वाले पद, ठीक है। और ये देखिए 2x² है, ये माइनस 5x² है, ये प्लस 3x² है, तो ये भी कट जाएगा, 2x², 3x² 5x² होगा, और यहाँ पे माइनस 5x² है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 11x है, यहाँ पे 2x 13x हो गया, और ये 2x और ये माइनस 2x कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 11x, और यहाँ पे है माइनस 12, और ये कितना है -2 और -4, तो -6 यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका उत्तर आ गया, और ये पेपर आपने बहुत ही आसानी से पूरा सॉल्व कर लिया होगा, उम्मीद है, ठीक है। अब यहाँ पे शायद जो है जो क्वेश्चन में पूछा था यहाँ -5x था, तो ये प्लस 5x² हो जाएगा, और प्लस 5x² और था तो यहाँ पे 10x² और आ जाएगा, अगर ऐसा यहाँ पे दिया होगा, जहां तक मुझे याद आ रहा है, तो 10x² प्लस 11x माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। तो जो यहाँ पे दिया है उसके अकॉर्डिंग हमने सही सॉल्व किया है, अगर कुछ अलग दिया रहा होगा तो अलग सॉल्व करेंगे तो उत्तर अलग आएगा, ठीक। तो इस तरीके से आपने ये समझ लिया। उम्मीद है कि सभी प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और कितने नंबर का आपने सही किया ये आप मुझे कमेंट करके बताइए, और इस क्लास को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करिए, सभी में शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, और ये आपको सेकंड सेमेस्टर का कोर्स यहाँ पे मिलेगा अस्तित्व अकेडमी ऐप पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से डाउनलोड करिए, प्ले स्टोर पे करिए डाउनलोड, या व्हाट्सएप पे मैसेज करके आपको लिंक प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद है कि सारी बातें आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।